देन रिटर्न प्रोसेस। तो रिटर्न में ये पहला अमेंडमेंट जो है वो कुछ खास नहीं। तो ये कोविड के चलते क्या हुआ था कि जो जीएसटीआर 1 है, आपको मालूम है जीएसटीआर 1 किस चीज के लिए रहता है? फॉर्म जीएसटीआर 1 जो भी आप सप्लाई करते हो, सप्लाई सेल जो हम बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में, उसकी पूरी डिटेल जीएसटीआर 1 में देना पड़ता है। फिर जीएसटीआर, जिन लोगों को पता नहीं वो लोग ध्यान दो, जीएसटीआर 3B, चलो मैं आपको डिटेल में एक बार समझा देता हूं। ओके, देखो जीएसटीआर 1, राइट? तो जो भी आपने सप्लाई किया, सेल किया, ये पूरा सप्लाई की डिटेल्स आपको देना है जीएसटीआर 1 में। सप्लाई डिटेल पूरी जीएसटीआर 1 में देना। ओके, उसमें जिन जिन लोगों को सप्लाई किया, वेदर यू माइट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये सब की डिटेल आपको यहां पे देना है। देन जीएसटीआर 3B रहता है, राइट? तो 3B में क्या होता है गाइस, कि जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है वो जीएसटीआर 3B के थ्रू आपको पे करना है, राइट? जैसे हम लोगों ने कोई गुड्स सप्लाई किए तो उसके अगेंस्ट में हमारी लाइबिलिटी, और हम लोग क्रेडिट यूज करेंगे जो इनपुट परचेस किए उसके ऊपर क्रेडिट लिया होगा हमने, तो वो क्रेडिट यूज करके, जैसे मान के चलो मेरी आउटपुट लाइबिलिटी आई, आउटपुट लाइबिलिटी इट्स से 100 रुपीज, और मेरे पास क्रेडिट है आईटीसी है 75 रुपीज का, तो 25 रुपीज मुझे पे करना पड़ता है। और वो कहां से पे करना पड़ता है गाइस? जीएसटीआर 3B के, राइट? तो ये हो गया पेमेंट के लिए, पेमेंट चालान क्रिएट कर। और एक रहता है जीएसटीआर 2A, ये भी मैंने आपको बताया था। देखो जैसे मैं एक असेसी हूं, मैंने किसी से गुड्स परचेस किया, आपसे गुड्स परचेस किया, राइट? लेट्स से आपका नाम क्या है? आलोक। मैं आपको बताऊंगा, ये प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी थोड़ी देर। आलोक, तो आशीष ने, अब बस लेक्चर के साथ बने रहो, मैं पूरा प्रैक्टिकली आज आपको समझाने वाला हूं कहां कहां कैसे अमेंडमेंट आए रिटर्न और पेमेंट ऑफ टैक्स में, बड़ा मजेदार करके बताऊंगा कैसे होता है। तो ये आशीष, मैंने आपसे परचेस किया आलोक से, राइट? तो 100 रुपीज का गुड्स मैंने परचेस किया, 18 रुपीज जीएसटी दिया, तो 118 रुपए मैंने आपको पे किया, राइट? ये 18 रुपीज जब आप गवर्नमेंट को भरते हो, है ना, मतलब आलोक जब गवर्नमेंट को 18 रुपीज भरेगा, राइट, तो मैं उसका क्रेडिट ले पाऊंगा। आई कैन टेक आईटीसी, क्योंकि मैंने परचेस किया ना, आई परचेस, तो मैं क्रेडिट लूंगा। लेकिन कब? जब ये 18 रुपीज आलोक गवर्नमेंट को भरेगा। सर अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आलोक कब भर रहा है? अरे मुझे, आशीष को कैसे पता चलेगा भाई कि आलोक ने गवर्नमेंट को पैसे भरे? तो उन्होंने ये फैसिलिटी लाई जीएसटीआर 2A की, कि आशीष के 2A में, ध्यान से सुनो, आशीष के 2A में, आशीष का जो 2A रहेगा, ये फॉर्म पोर्टल पे दिया है, ये जैसे ही आलोक गवर्नमेंट को भर देगा, आशीष के 2A में रिफ्लेक्ट होगा, यस आलोक ने ये 18 रुपए गवर्नमेंट को भर दी। ये किसके 2A में दिखेगा? आशीष के 2A में। और देन आशीष कैन टेक क्रेडिट, फिर आशीष क्रेडिट ले सकता। अरे समझ में आया आपके? बड़ा मजेदार प्रोसीजर, एक्सक्यूज मी। तो हमने सप्लायर को तो पैसा दे दिया, आप सप्लायर हो, मैंने आपको दे दिया। अब गवर्नमेंट ने बोला आप जब गवर्नमेंट को भरोगे, आलोक जब गवर्नमेंट को भरेगा तभी आशीष क्रेडिट ले पाए। अब आशीष को कहां सपना आएगा कि भाई ये पैसा आलोक ने पे कर दिया? तो उन्होंने बोला जब आलोक पे कर दी गया, वो अपना जीएसटीआर 1 भरेगा, सप्लाई, क्योंकि उसके एंगल से तो सप्लाई, तो जैसे ही वो यहां पे दिखाएगा सप्लाई में, वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट होना, ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, ऑटो पॉप, ये सब मैंने रिटर्न में समझाया था, बहुत डिटेल में समझाया, राइट? तो ये आपके 2A में आ जाएगा और फिर आप उसका आईटीसी ले सकते। अरे बराबर। तो बस वो जो जीएसटीआर 1 थे, जीएसटीआर 1 जो सप्लाई डिटेल, आपको मालूम है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर में या करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जाता है, उनके लिए क्वार्टरली फैसिलिटी है, राइट? क्वार्टरली फैसिलिटी जीएसटीआर 1 की, है ना, जीएसटीआर 1 की क्वार्टरली। जीएसटीआर 3B तो मंथली भरना है आपको, लेकिन 1 जो है वो क्वार्टरली फैसिलिटी। पेमेंट उनको मंथली चाहिए, देखो पेमेंट वाला है ना जीएसटीआर 3B, वो मंथली चाहिए। 3B आप क्वार्टरली भर सकते हो, हाँ 1 आप क्वार्टरली भर सकते हो। तो ये क्वार्टरली फैसिलिटी दी है, ये क्वार्टरली फैसिलिटी के डेट्स एक्सटेंड किए, ये सब दिया आपको, लेकिन ये पढ़ने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चेंजेस हुए इसलिए बताना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है आपसे, सॉरी इंस्टीट्यूट आपसे ये चाहेगी कि कौन से रिटर्न का कौन सा पीरियड है, ये सब वो नहीं चाहती, राइट?
वो सब आपको दिया है, एक बार रीड करके रख लो, लेकिन एग्जाम में पक्का नहीं आएगा, इट इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट फॉर एग्जाम। ओके, देन बस जस्ट डेट एक्सटेंड जो हुए कोविड के कारण, वो सब डेट्स दिए। एनुअल रिटर्न सेक्शन 44, तो उसमें क्या अमेंडमेंट आया देखो। तो एनुअल रिटर्न आपको मालूम है सबको कब तक भरना पड़ता है, कि जैसे ये आपका ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये सपोज आपका ईयर है। ये ईयर का एनुअल रिटर्न कब तक भरना है, तो नेक्स्ट ईयर का दिसंबर तक, मतलब 31 दिसंबर 2021, ये डेट तक भरना पड़ता है, बराबर। तो अब बहुत बार ये होता है कि ये डेट्स को एक्सटेंड करना पड़ता है, क्योंकि जीएसटी लॉ नया है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, कभी साइट सपोर्ट नहीं करती, कभी नेचुरल कैलेमिटीज, अभी ये कोविड एंड ऑल, ये सब का चलते हुए उन्होंने क्या किया कि कमिश्नर के पास पावर दे दिए, बस इतना बोला यहां पे, कमिश्नर के पास पावर दिए कि इस डेट को वो एक्सटेंड कर सकते, बस, बाकी कुछ नहीं है ना। और ये सेंट्रल के कमिश्नर ने एक्सटेंड किया, तो ऐसा माना जाएगा कि वही स्टेट के कमिश्नर ने एक्सटेंड किया, मतलब स्टेट के लिए भी, और स्टेट के कमिश्नर ने एक्सटेंड किया तो सेंट्रल के लिए भी सेम एप्लीकेबल, क्योंकि एसएससी तो एक ही। तो देखो पहले डेट दिया वहां पे, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसडी, अ पर्सन पेइंग द टैक्स 51-52 में, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये 5 लोगों को छोड़ के बाकी सबको देखो, शॉल फर्निश द एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली, और ये कब तक भरना है, 31 डे ऑफ डिसंबर ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये जो अगला साल है उसके 31 डे ऑफ डिसंबर तक भरना। ओके, अब देखो क्या आया नया, यहां पे अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट यहां ये वाला, तो क्या बोलता है देखो, प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, काउंसिल का रिकमेंडेशन लेके एक्सटेंड्स द टाइम लिमिट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दैट्स इट, खत्म, for such a class of registered persons specified therein. Simple. And provided further that any extension in time limit notified by the Commissioner of State Tax or Commissioner of Union Territory Tax shall be deemed to be notified by the Commissioner. State या Union Territory के Commissioner ने notify किया तो ऐसा माना जाएगा कि Central वाले ने भी किया. Simple as. तो बस ये extend करने के power Commissioner के पास है, इतना बताया, तो पहले भी मालूम। देन नेक्स्ट एक सर्कुलर ऐड हुआ, तो ये सर्कुलर क्या है वो मैं समझा देता हूं। देखो अब आपको मालूम है कि हर एसएससी को गवर्नमेंट ने जब लॉ आया तो बोला कि एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा, है ना, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, राइट। और मैं पर्टिकुलरली ये सर्कुलर जो बात कर रहा है वो 2017-18 के एनुअल रिटर्न के लिए एंड 2018-19 के एनुअल, ओके, ये 2 ईयर के बस, 19-20 इसमें कवर नहीं, 17-18 और 18-19 के एनुअल रिटर्न के लिए ये सर्कुलर आया। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि आपको एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा, लेकिन बाद में फिर एक नोटिफिकेशन आया कि जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है उनको ये एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं, मतलब आपके पास ऑप्शन है, यू हैव एन ऑप्शन, यू हैव एन चॉइस। तो फिर अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने एनुअल रिटर्न भरे भी नहीं भरे। अब जो साल भर हमने रिटर्न भरे, लेट्स से 18-19 का हमने पूरे ईयर में रिटर्न, ध्यान से सुनो, 18-19 का हमने पूरे रिटर्न भर दिए, और 18-19 का रिटर्न भरने के बाद इसकी एनुअल रिटर्न की भी ये ड्यू डेट थी, है ना, दिस इज एनुअल रिटर्न ड्यू डेट। अब 31 दिसंबर थी और ये ड्यू डेट भी निकल गई, लेट्स से यहां की 31 दिसंबर 19 डेट थी, ये ड्यू डेट निकल, और 31 दिसंबर 19 के बाद हमें पता चला लेट्स से 15 जनवरी को, नहीं 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2020 को जब हम फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, तो हमको एकदम से याद आया, अरे 18-19 में हमारा एक सेल था, वो सेल तो हमने बताया ही नहीं यार, जो जीएसटीआर 1 भरे पूरे साल भर, वो साल भर में पूरा जीएसटीआर 1 जो भरे, वो जीएसटीआर 1 में हमारा 1 लाख रुपए का सेल बताना छूट गया, और उसके ऊपर ये सेल पे हमने 18,000 रुपए जीएसटी भी लोगों से लिया था, जीएसटी भी लोगों से लिया था, और वो भूल गए, दिखाना भी भूल गए जीएसटीआर 1 में, सप्लाई की डिटेल देना पड़ता है, मैंने बताया आपको, और रिटर्न भी भरना भूल, रिटर्न में फिगर डालना भी भूल, फ्लैग होस्टिंग करते समय।
कैसे, अब क्या करें? और एनुअल रिटर्न की भी डेट निकल गई। एनुअल रिटर्न में रेक्टिफाई कर सकते थे आप, है ना, कि जो साल भर में नहीं बताया वो एनुअल रिटर्न में बता दो, लेकिन अब साला वो भी डेट निकल गई, अब क्या करें? अब हमने फ्लैग होस्टिंग तो कर लिया और फिर आके बैठ गए ऐसे सोच रहे क्या करना। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? क्या आपके पास अब कोई चारा नहीं? गवर्नमेंट बोला चिंता मत करो, हम आपको ऑप्शन देते, क्या करो आप, कि भले ये डेट निकल गया, एनुअल रिटर्न तो आप नहीं भर सकते, लेकिन आपने चूंकि वॉल्यूंटरीली लाइबिलिटी पता करवाया, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी, 18,000 की। ये लाइबिलिटी आप DRC-03 नाम का एक चलान है, DRC-03 नाम का, ये चलान में आप ये सेल्फ डिक्लेयर कर दो और 18,000 पे इंटरेस्ट पेनल्टी जो कुछ भी हो खुद ही भर दो। तो आपने एनुअल रिटर्न नहीं भरा तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये चलान के थ्रू पेमेंट कर दो जो आपने सप्लाई करने के बाद लोगों से कलेक्ट किया, ये पेमेंट आप कर दो, राइट? तो देखो वहां पे लिखा, अगर ड्यू डेट निकल जाती है तो देखो, इट इज क्लैरिफाइड दैट फॉर द टैक्स पेयर मे एट इज ओन ऑप्शन, देखो मे एट इज ओन ऑप्शन फाइल द एनुअल रिटर्न फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर बिफोर द ड्यू डेट। तो पहले तो ऑप्शन दिया था हमको एनुअल रिटर्न भरने का, आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ 17-18 एंड 18-19, ड्यू डेट चली गई अब, ऑन अ कॉमन पोर्टल शॉल नॉट परमिट टू फर्निश द एनुअल रिटर्न फॉर द सेड पीरियड। अब तो आपको परमिशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप देखो, फर्दर सेक्शन 73 of the act provide that voluntary payment of the tax dues of the taxpayer at any point of time, 73 रिकवरी वाला, तो आप कभी भी वॉल्यूंटरी पेमेंट कर सकते हो। Therefore, irrespective of time and quantum which has not been paid or short paid, the taxpayer has liability to self-ascertain the tax amount and pay it through DRC-03. Accordingly, it is clarified that if any registered person during the course of reconciliation of his accounts notices that, आपको बाद में पता चला जब आप रिकंसाइल कर रहे थे, चीजें चेक कर रहे थे, तब आपको पता चला that short payment of the tax is ineligible availment of input tax credit, या आपने गलत ITC ले लिया, तो फिर आप पे कर सकते हो DRC-03 के, राइट? सिंपल, समझ में आया? तो आप ये DRC-03 के तहत इसको पे कर सकते हो, कोई खास सर्क्यूलर नहीं। देन नेक्स्ट, ऑडिट, है ना, ऑडिट एक 9C करके फॉर्म था, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, याद है आपको? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत सिंपल अमेंडमेंट है, कुछ खास नहीं, इसको बोलते रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9C को। तो आपको ऑडिट करवाना था चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कब? अगर किसी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर साल भर में 2 करोड़ से ऊपर चले जाए, 2 करोड़ रुपीज से ऊपर, तो उसको ही इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज स्टेटमेंट अकाउंटेड, या उसको क्या फाइल करना है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करना है जीएसटी में इन द फॉर्म 9C। 9A एनुअल रिटर्न है और 9C जो है वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ऑडिट करवाना है अगर 2 करोड़ रुपए से ऊपर अगर टर्नओवर जाता है, राइट? 2 करोड़, 2 करोड़, ओके। अब 18-19 फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, ध्यान से सुनना, ओनली फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 उन्होंने, फाइनेंशियल ईयर 18-19 उन्होंने ये 2 करोड़ को बढ़ा के 5 करोड़ लिमिट करवा दिया, 5 करोड़। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे, उनको ये 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भरने की कोई जरूरत नहीं, राइट? तो देखो आप, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर exceeds 2 crore shall get his account audited as specified under subsection 5 of 35 and he shall furnish the copy of annual accounts and reconciliation statement। देखो, annual account अलग and reconciliation statement, तो annual account 9A और reconciliation statement 9C में इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना पड़ता। 17-18 के लिए तो 2 करोड़ की लिमिट थी, फाइनेंशियल ईयर 17-18 जो पहला साल था। अब 18-19 में क्या हुआ देखो, however every registered person whose aggregate turnover during financial year 18-19 exceeds 5 crore shall get his accounts audited as per 35(5), मतलब वो अमेंडमेंट आया 35(5) में, जो आपको 2 करोड़ थी वो 5 करोड़ करवानी, और वही एनुअल अकाउंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9C में देना। वेरी सिंपल। तो 2 करोड़ का 5 करोड़, लेकिन ओनली फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, 17-18 के लिए 2 करोड़, ओके। 19-20 का भी कोई नोटिफिकेशन उनसे नहीं आया। फर्दर अब देखो, अ फॉरेन कंपनी, ऐसी फॉरेन कंपनी
फॉरेन कंपनी कोई, मान के कोई भी एक फॉरेन कंपनी लो, जैसे एप्पल, अ फॉरेन कंपनी विच इज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ एयरलाइन, एप्पल से अच्छा दूसरा सिंगापुर एयरलाइन लो, है ना, सिंगापुर एयरलाइन विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एयरलाइन। तो ऐसे लोगों के लिए देखो, इनको भी जरूरत नहीं है अब 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ऑडिटेड स्टेटमेंट फाइल करने की। अ फॉरेन कंपनी विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एयरलाइन कवर्ड बाय नोटिफिकेशन issued in 381(1) of the Companies Act 2013 and who has complied the rule 42 of Companies Act के रूल्स है ये सब, shall not required to furnish reconciliation statement in GSTR 9C। ऐसी फॉरेन कंपनी कौन सी सर, जो एंगेज्ड है एयरलाइन बिजनेस में, उनको भी जरूरी नहीं है, लेकिन उनके लिए कंडीशन डाला। तो इनके जो भी ट्रांजैक्शन है देखो, हावेवर द स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो भी इंडिया में रिसिप्ट एंड पेमेंट लिए उन्होंने इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो देखो स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस, आपके कंट्री का हमें कुछ नहीं करना, हमारे कंट्री में आपने लोगों से कितने पैसे लिए और कितना पेमेंट किया, ड्यूली अथेंटिकेटेड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया और LLP of practicing chartered accountant or firm of practicing chartered accountant in India shall be submitted for each GSTN number, ध्यान देना, each GSTN number by 30th September of succeeding financial year। मतलब क्या देखो, कोई फॉरेन कंपनी है जिसके इंडिया में 4 GSTN नंबर है, अलग अलग 4 GSTN नंबर है, तो वो चारों GSTN नंबर पे कितनी रिसिप्ट और कितने पेमेंट इंडिया में इंडियन बिजनेस के लिए लिए गए, है ना, इंडिया में जो बिजनेस ऑपरेशन किए उसके लिए आपने कितने पैसे लिए या कितने पेमेंट किए, इसका एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और वो स्टेटमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको सर्टिफाई करना, एक नया बिजनेस आ गया सीए लोगों के लिए, सर्टिफाई करना है, और वो कॉमन पोर्टल पे आपको 30th सितंबर तक, नेक्स्ट ईयर के 30th सितंबर तक, मतलब जैसा ये 1920 है तो आपको सितंबर 20 तक फाइल करना है आपको, मतलब सिंगापुर एयरलाइंस को फाइल करना है सेपरेटली फॉर ईच जीएसटीएन नंबर। जैसे उनका महाराष्ट्र में एक जीएसटीएन नंबर है, उनका यूपी में है, कर्नाटका में है, तो सभी जीएसटीएन नंबर के अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के लिए कितना पैसा आया और कितना उन्होंने पेमेंट किया, और वो स्टेटमेंट्स फाइल करना। ओके, सिंपल एज दैट, ग्रेट, सो सिंपल एकदम। तो ये एनुअल रिटर्न इन लोगों को फाइल करना फॉरेन कंपनी के लिए जरूरी नहीं, और फाइनेंशियल 18-19 के लिए 5 करोड़ की लिमिट, बस ये 2 अमेंडमेंट्स। देन पेमेंट ऑफ टैक्स, चलो बड़ा प्रैक्टिकली टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा भी, है ना, प्रैक्टिकली क्या है इसमें इश्यूज, मैं आपको लॉग इन करके भी जीएसटी के साइट पे भी बताऊंगा। देखो, कैन द टैक्स पेयर यूटिलाइज द अमाउंट अवेलेबल इन एनी मेजर हेड्स फॉर एनी अदर मेजर हेड्स। क्या मतलब हुआ इसका, देखो तो गाइस क्या होता है कि ये मेजर हेड्स क्या क्या है मैं बताता हूं, मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स, वैसे दिया भी है लेकिन मैं बता देता हूं। देखो क्या होता है, पहले पेमेंट कैसे करते हो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जब भी आप जीएसटी साइट लॉगिन करते हो तो मैं लॉगिन करके भी बताता हूं, लेकिन पहले पूरा आइडिया समझ लो। अब आपको कोई लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो आपके पास क्रेडिट लेजर में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ऐसे 2 लेजर से आपको मालूम है, वो डिटेल में हम लोगों ने पढ़ चुके, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो लेट से आपकी 10,000 रुपए की लाइबिलिटी, 10,000 की, और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 8,000 रुपीज है, मतलब आपने किसी से परचेस किया था जिसके ऊपर 8,000 रुपए का आपको क्रेडिट मिला है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चले जाएगा, बराबर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी आपका अमाउंट जाएगा वो 10,000 के साथ आप पहले यूटिलाइज करोगे, 10,000 माइनस 8,000 होगा, है ना, और फिर बचे हुए 2,000 रुपए आपको कैश में भरना पड़ेगा। समझ में आया आपके? देखो 10,000 रुपए की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, 8,000 रुपीज आईटीसी, आईटीसी मतलब ये कहां रहता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और फिर 2,000 रुपए आपको कैश से भरना पड़ेगा, यू हैव टू पे दिस थ्रू
कैश। तो ऐसे टोटल 10,000 रुपीज आपको भरना पड़ेगा। सिंपल, राइट। अब ये जब आप 10,000 रुपीज भरोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे डालना पड़ेगा 2,000 रुपए। तो ये सीजीएसटी का है या एसजीएसटी का है या आईजीएसटी का, एज द केस में भी वहां पे डालना पड़ेगा। तो ये जो मेजर हेड्स है, ये मेजर हेड्स कौन से, देखो मेजर हेड्स रेफर्स टू एज अ इंटीग्रेटेड टैक्स हेड, अ सेंट्रल टैक्स हेड, स्टेट टैक्स हेड या यूनियन टेरिटरी टैक्स हेड। ये हो गए मेजर हेड्स। सीजीएसटी का पेमेंट, एसजीएसटी का पेमेंट, यूटीजीएसटी का या आईजीएसटी का, दीज आर मेजर हेड। और माइनर हेड्स में क्या आता है, देखो इंटरेस्ट ऑफ सीजीएसटी या आईजीएसटी या एसजीएसटी, पेनल्टी ऑफ सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, फी और अदर्स, ये सब आएंगे अदर हेड, माइनर हेड। ओके, तो ऐसे दो टाइप के हेड रहते हैं, मेजर हेड्स एंड माइनर हेड। अब क्या हो गया, गलती से पहले क्या होता था, ये चेंज आने से पहले क्या होता था बता। अब हम लोग क्या करना पड़ता है, पेमेंट, ये कैश लेजर में जब आप पैसा डालते हो, है ना, ये पहले आपको देखो प्रोसीजर समझ लो आप क्या है, कि आपको ये 10,000 रुपए का लाइबिलिटी पे करना है, जिसके अगेंस्ट में आईटीसी यूज हो गया 8,000। अब आपको कैश में पेमेंट करना है 2,000 का। तो जीएसटी साइट पे क्या फैसिलिटी है कि पहले आपको पेमेंट कैश लेजर में डालना पड़ता है। सिंपल, जस्ट लाइक पेटीएम। पेटीएम इसे इमेजिन करो, पेटीएम में क्या होता है कि आप आपके बैंक अकाउंट से पेटीएम में पहले पैसा डालते हो और फिर पेटीएम से पेमेंट करते हो। या अमेजॉन पे, अमेजॉन के जो आपका साइट रहता है अमेजॉन में, आपको पहले पैसे डालना पड़ता है आपके बैंक अकाउंट से और फिर वहां से पेमेंट होता है। तो सेम लाइक दिस, ये जीएसटी पोर्टल भी वैसे ही है। जीएसटी पोर्टल में क्या होता है, पहले आपको पेमेंट डालना पड़ता है वहां पे जीएसटी पोर्टल पे कैश लेजर में, और वो कैश लेजर से फिर आपकी लाइबिलिटी पे करना पड़ता है। सेम लाइक अमेजॉन पे या आपका पेटीएम जैसे, पेटीएम का पोर्टल मान के चलो, आपको पहले कैश डालना है और फिर वहां से पेमेंट करना। सिंपल, राइट। अब क्या हुआ कि आपको जो पेमेंट डालना था आपके बैंक अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट, जैसा आप पेटीएम में डालते हो वैसे ही इधर आप डालने गए, कहां, जीएसटी के पोर्टल के कैश लेजर में। वो डालना था आपको सीजीएसटी में डालना था, लेकिन गलती से आपने क्या किया, उसको एसजीएसटी में डाल दिया। आपके अकाउंटेंट ने आपसे गलती हो गई कि सीजीएसटी में डालने की वजह उसको एसजीएसटी में डाल दिया वो पेमेंट। तो पहले क्या था, अब वो एसजीएसटी में तो पेमेंट है ही नहीं था, एसजीएसटी से आपको रिफंड लेना पड़ता और फिर वो रिफंड लेके फिर सीजीएसटी में डालना पड़ता। तो इसकी प्रोसीजर बड़ी लंबी थी। मतलब आपने गलती से पेमेंट कर दिया तो पहले रिफंड लो, फिर रिफंड लेके फिर जहां पे चाहिए वहां डालो, या कभी सीजीएसटी में डालना है और आपने आईजीएसटी में डाल दिया तो आईजीएसटी पहले रिफंड ले लो और फिर आईजीएसटी का रिफंड लेके पैसा आने के बाद सीजीएसटी में डालो। ये सब नाटक होता था। तो गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने क्या बोला, चलो ठीक है, आपको सीजीएसटी में पैसा डालना था, आपने कहां डाला, एसजीएसटी। तो आप एक फॉर्म फाइल करो जिसका नाम है PMT09। मैं एक फॉर्म फाइल करके बताऊंगा अभी प्रैक्टिकली आप, और ये PMT09 के थ्रू आप सीजीएसटी का पेमेंट एसजीएसटी में ट्रांसफर कर देते हो, इंस्टेंट कर सकते हो। इंस्टेंट में करके बताऊंगा अभी आप, राइट। तो देखो कैसा होता है, तो ये सब आप कर सकते हो। अब इसके बारे में पहले पढ़ लेते, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, अमाउंट अवेलेबल अंडर वन मेजर हेड। अभी मेजर हेड कौन कौन से, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, और सेस कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी टू अदर मेजर हेड। ये पहले था। फॉर द पर्पज, फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट अवेलेबल इन एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी। एसजीएसटी, सीजीएसटी का आप इसके साथ लाइबिलिटी के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो अभी भी, तो देखो, a taxpayer made a cash deposit of 1,000 in IGST, tax through the net banking, the taxpayer can utilize the amount, this cash amount of 1,000 in cash ledger to make the payment only for IGST liability by debiting the cash ledger. अब आपने ये जो IGST में पैसा डाला, उसका पैसा आप सिर्फ IGST के लाइबिलिटी के साथ यूटिलाइज कर सकते हो, उसका पैसा आप SGST के लिए नहीं यूटिलाइज कर। बट आपने वो गलती से डाला है ना भाई, वो जो IGST में पैसा गया वो तो गलती से गया, तो पहले फिर आपको रिफंड क्लेम करना पड़ता था, और रिफंड क्लेम करके फिर आपको जहां पे एक्चुअल जाना चाहिए था वहां पे डालना पड़ता। अब उन्होंने ये PMT09 की फैसिलिटी लाई, तो देखो क्या बोलता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन अ कॉमन पोर्टल ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट नहीं कैश लेजर, टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स, or says in the form PMT09
subject to such a conditions and restrictions, and such a transfer shall be deemed to be the refund from electronic cash ledger under this act. मतलब आपने आईजीएसटी से पैसा अगर सीजीएसटी में डाला तो ऐसा माना जाएगा कि आईजीएसटी से आपको रिफंड मिल गया, और वो पैसा आईजीएसटी से रिफंड जो मिला वो पैसा आपने कहां पे डाल दिया, फिर आप आईजीएसटी से रिफंड लिया और आईजीएसटी से रिफंड लेके वो पैसा कहां डाल दिया, सीजीएसटी में। तो आईजीएसटी से जब निकल के वो सीजीएसटी में जाएगा या आईजीएसटी से निकल के एसजीएसटी में जाएगा तो एज गुड एज आईजीएसटी से रिफंड मिल गया ऐसा बताया जाएगा। ओके, तो देखो ये फिर आपको दिया कहां से कहां पैसा जा सकता है, कोई मेजर हेड से माइनर हेड में जा सकता है, मतलब सीजीएसटी से पैसा एसजीएसटी में जा सकता है, सीजीएसटी से पैसा सीजीएसटी के इंटरेस्ट में जा सकता है माइनर हेड में, या सीजीएसटी से पैसा एसजीएसटी के इंटरेस्ट में जा सकता है, एंड सो ऑन। तो ये सब दिया, कुछ खास काम का, राइट। तो ये सब दिया। अब देखो ये प्रैक्टिकली कैसे होता है, चलो देखो, लेट्स सी नाउ। चलो हम एक लॉग इन करते हैं एसएससी को, कोई भी एसएससी को लॉग इन करते, जीएसटी लॉग इन आप गूगल में डालेंगे तो ये पोर्टल खुल जाएगा आपका। यहां पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है आपका जो भी रहेगा, जैसा मेरा एक एसएससी है कोई, मैं उसका डालता हूं। ओके, नाउ आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। राइट, पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको ये जो भी कैप्चा है यहां पे, ये कैप्चा डालना पड़ेगा। एक सेकेंड ना, ये कैप्चा आपको डालना पड़ेगा और फिर जस्ट सेकेंड ना, यस। अब एक कैप्चा डालने के बाद आपका ऐसा लॉगिन पोर्टल खुल जाएगा। ओके, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ये लॉगिन पोर्टल है जीएसटी। ओके, चल चल, तो देखो ये लॉगिन पोर्टल आपका खुल गया अभी। तो यहां पे बहुत सारे टैब्स है, मैं डायरेक्ट आपको PMT 09 पे लेके जाता हूं पहले, है ना। फिर एक लेक्चर फुर्सत से आपके लिए बनाऊंगा जहां पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये साइट रिटर्न कैसे भरे जाते हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो ये सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज में लेजर, लेजर में देखो आपको दिख रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, क्रेडिट लेजर है, राइट। तो मैं पहले कैश लेजर समझा देता हूं आपको, जो पेमेंट हमको ट्रांसफर करना, फिर क्रेडिट लेजर के बारे में बताओ। तो हम लोग ये कैश लेजर में है, वहां पे देखो कैश लेजर बैलेंस एज ऑन 15 अगस्त है 10 रुपीज आपका। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर नीचे दिया है, फाइल PMT 09 फॉर ट्रांसफर द अमाउंट, और व्यू फाइल्ड GSTR PMT 09। तो कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना बैलेंस है आप पहले देख सकते हो, 10 रुपए वहां पे लिखा हुआ है, राइट। फिर देखो फाइल PMT 09 पे क्लिक करेंगे, इसको फाइलिंग करेंगे। तो देखो फाइल पहले दिया आपको कैश लेजर बैलेंस, दिखा आपको कैश लेजर बैलेंस, तो कितना रुपए, 10 रुपए। देख लो कैश लेजर बैलेंस 10 रुपए दिख रहा है आपको, 10 रुपीज। कहां पे दिख रहा है, सेंट्रल टैक्स में दिखा आपको, इंटीग्रेटेड टैक्स है, सेंट्रल टैक्स,
और ये टैक्स के हेड में पहले समझा देता हूं मैं कैसा रहता है। कैश लेजर बैलेंस में देखो डिस्क्रिप्शन में टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, अदर्स। तो टैक्स ये हो गया मेजर हेड, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, अदर्स ये हो गया माइनर हेड्स। और ऊपर दिया देखो कैश लेजर बैलेंस में इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस और उसकी टोटल। तो अभी हमने कहां डाला है? पूरा 10 रुपए सेंट्रल टैक्स में डाला, सेंट्रल टैक्स। नाउ अब हम 5 रुपए हमको डालना था सीजीएसटी में और 5 रुपीज डालना था एसजीएसटी में। हमने पूरा सीजीएसटी में डाल दिया, तो 5 रुपए ट्रांसफर करते सीजीएसटी से एसजीएसटी में। ओके, तो एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड में ट्रांसफर करते। ओके, तो देखो कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू, प्रीव्यू सेम जो ऊपर वाला था वही प्रीव्यू दिखेगा आपको। अब एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड में ट्रांसफर करें, राइट? तो देखो एड रिकॉर्ड, ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम, कहां से अमाउंट ट्रांसफर कर? देखो मेजर हेड से, तो ये मेजर हेड कौन सा था? सीजीएसटी। सीजीएसटी वॉज द मेजर हेड, मैंने क्लिक किया। माइनर हेड से नहीं कर रहे अपन, फ्रॉम है, ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम। कितना अमाउंट अवेलेबल है? जस्ट अ सेकेंड, सेंट्रल टैक्स है, राइट? सीजीएसटी। ओके, तो माइनर हेड कौन से माइनर हेड में है? टैक्स में। कितना अमाउंट अवेलेबल है आपका? 10 रुपए का अमाउंट अवेलेबल है, 10 रुपए का। अब ट्रांसफर फ्रॉम वाला अपन ने भर दिया पूरा। ट्रांसफर टू कहां ट्रांसफर करना है आपको? देखो मेजर हेड्स में, कौन सा? एसजीएसटी में, राइट? कितना रुपए करना है और कहां करना है? तो यहां पे दिया है टैक्स करना है, इंटरेस्ट करना है, पेनल्टी। हमको क्या करना है? टैक्स। कितना रुपए? 5 रुपए करना है, 5 रुपीज। ओके, टैक्स में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर अमाउंट टू टैक्स 5 रुपीज, राइट? समझ में आ गया? ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम कहां से? सीजीएसटी से एसजीएसटी में। सेव कर दिया। वार्निंग देता है, आर यू श्योर दैट द अमाउंट इंडिकेटेड अबाउ इज इंटेंडेड टू ट्रांसफर? यस वी आर श्योर, हमको करना है। सेव। अब देखो, अब आपको सेव करने के बाद ये आपको प्रीव्यू बताता है कैश लेजर का। कैश लेजर में 10 रुपए ऑलरेडी है आपके जो पहले था। अब देखो कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू अपडेटेड क्या हो गया? अब देखो अपडेटेड कैसा दिखेगा आपको? कैश लेजर का बैलेंस सेंट्रल टैक्स में 5 रुपए दिखेगा, दिख रहा है आपको? और स्टेट टैक्स में 5 रुपए, जो पहले सेंट्रल में था 10 रुपए। ये ऐसा प्रीव्यू आएगा। ओके, तो हमको यही चाहिए। अब फाइल करना है, यस, प्रोसीड टू फाइल। फाइल करेंगे अब इसको। वेरिफिकेशन देना है आपको, वेरीफाई किया, असेसी का नाम आएगा जो भी है। और ये देखो यहां पे लिखा फाइल PMT09, PMT09 जो हमने देखा, तो ये फाइल करेंगे। तो अब आर यू श्योर, एक बार और पूछ लिया कि आपको करना है पक्का, तो हमने बोला यस करना है। फिर आएगा ओटीपी, और ओटीपी या फिर डीएससी से फाइल कर सकते हैं, ईवीसी। ईवीसी मतलब ओटीपी जाएगा, और डीएससी डिजिटल सिग्नेचर से, तो हमने ईवीसी से किया। प्रोसीड करने के लिए वापस एक बार आपको पूछ रहा है, तो हमने प्रोसीड करने के लिए बोला उनको ओटीपी। अब देखो ओटीपी आएगा आपको, एक सेकेंड, ओटीपी आया। ओटीपी आएगा, ओटीपी, और वो ओटीपी आपको अब डालना है। एक सेकेंड ना, वेट। ये ओटीपी को जैसे ही आप वेरीफाई करते हो तो आपको दिख जाएगा। ये ओटीपी डाला मैंने, CEEAEP है ना, ये ओटीपी डाला, वेरीफाई किया, फाइलिंग सक्सेसफुल। देखो PMT09 फाइल होगी। समझ में आ गया आपको? देखो PMT09 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल, ओके कर दिया। अब जाके हम बैलेंस देख सकते हैं। देखो व्यू, जो यहां पे वही लेजर पे आगे व्यू फाइल GST PMT09, ये फॉर्म को हम देख सकते हैं।
डेट से अपन सर्च करते, देखो स्टेटस दिखेगा, ये एआरएन है, एआरएन की डेट, अमाउंट कितना ट्रांसफर किया और वो फाइल हो चुका है, राइट। अब आप देखो कैश लेजर का आपका बैलेंस कैसे हो गया। कैश लेजर का जो बैलेंस था वो पहले 10 रुपए दिख रहा था आपको, अब 5 रुपीज हो। अरे समझ में आया, सिंपल प्रोसेस। तो पहले ये 10 रुपए हमने डाल दिए थे पेटीएम में, जैसा बोला मैंने, गलत हेड में डाल दिया, हमको पता चल गया, फिर हमने उसको ऐसे बायफॉर्केट कर। अब हाथों हाथ में क्रेडिट लेजर भी आपको दिखा देता हूं कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। देखो सिंपल क्रेडिट लेजर, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेट पूछेगा आपको कौन सी, हम डालते हैं जुलाई मंथ का, क्रेडिट लेजर हम लोग देखते हैं जुलाई मंथ का। देखो दिस इज क्रेडिट लेजर, ओके। तो देखो मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद होगा तो, कि जिससे मैंने गुड्स परचेस किए मैं उसको जीएसटी पे करूंगा, और जैसे ही वो गवर्नमेंट को भर देगा, जैसे ही वो गवर्नमेंट को भरता है, मेरे 2A में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, राइट। तो 2A वाले जो रिफ्लेक्ट होंगे ना, वो ये वाले लोग हैं, देखो ये वाले लोग जिनसे मेरे को आईटीसी मिला जून में, राइट। और अब एक क्रेडिट लेजर का ओपनिंग बैलेंस देखो, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, दिख रहा है आपको ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस कहां किसका है मेरा, देखो सेंट्रल टैक्स का 61,342 और स्टेट टैक्स का 61,342, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस। फिर करंट मंथ का जुलाई का मेरा आईटीसी थ्रू इनपुट्स दिख रहा है आपको, आईटीसी थ्रू इनपुट्स, तो ये आ गया 92,127, सीजीएसटी का 92,127, एसजीएसटी का अदर देन रिवर्स चार्ज वाला, और ये टोटल इतना, तो ये ओपनिंग बैलेंस में ऐड हो गया। देखो सीजीएसटी का आप कितना बन गया, 61,342 प्लस 92,127, तो ये आता है 153,469, ये हो गया आपका टोटल बैलेंस। और फिर से ये दूसरा भी बिल उसमें ऐड कर दिया, तो मेरा ये टोटल बैलेंस बनते जाए। ऐसा रहता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सिंपल रहता है। ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो मंथ के पहले का, फिर इस मंथ में कितना आपने आईटीसी लिया वो आईटीसी ऐड हो जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा, राइट। कोशिश किया मैंने आपको समझाने की कि कैसे वर्क करता है एक्चुअल में, राइट। आई होप आपको समझ गया, PMT 09, इतना सिंपल। और ये हेड्स में ट्रांसफर कर सकते हो आप पैसे। फिर सेम पॉइंट दिया आपको, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट्स, मतलब आईजीएसटी में डला है तो वो आपको अब एसजीएसटी में डालना है, तो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट रन करता है, पूरा देखता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी वो पैसा, या यूनियन टेरिटरी में जो गवर्नमेंट है उसको ट्रांसफर कर देगी, सिंपल। देन नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 86 रूल में एक अमेंडमेंट है, 86(4) में। तो पहले मैं आपको समझा दूं क्या अमेंडमेंट है। देखो क्या होता है, लॉजिकली समझो तो फटाफट चीजें समझ में आती। जैसा मुझे क्या करना था कि मैंने एक कोई लाइबिलिटी असर्टन की, लाइबिलिटी आई असर्टन फॉर ₹50 लाख, 50 लाख की मैंने लाइबिलिटी असर्टन, राइट। अब ये 50 लाख की लाइबिलिटी मुझे पे करना है, तो इसके लिए 30 लाख जो है वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, अभी मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आईटीसी है मेरे पास, है ना, कितना है 30 लाख, तो 30 लाख तो मैं वहां से पे करूंगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, बराबर। और 20 लाख मुझे जो है वो बचा हुआ 20 लाख मुझे कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, मतलब मुझे कैश लेजर में डालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला पहले पैसा नेट बैंकिंग के थ्रू और फिर वहां से पे करना पड़ेगा, तो ऐसा ये टोटल पेमेंट नील हो जाए। तो मैंने ऐसे ही किया, 30 लाख का पेमेंट पहले आईटीसी के थ्रू किया और 20 लाख का पेमेंट जो है वो मैंने कैश में कर दिया, राइट। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो पैसा था वो पैसा मैंने यूज कर दिया बाय डेबिटिंग इट, है ना, डेबिट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को, तो वहां से पैसा निकल जाएगा। अब
मुझे बाद में पता चला, मैं मेरे सीए के पास गया, बहुत टैलेंटेड सीए एक है जिसका नाम है ऑफकोर्स आशीष, आपको मालूम है ना। तो उसके पास गया और उसने बोला अरे यार आपकी 50 लाख रुपए की तो लाइबिलिटी आ ही नहीं रही थी, आपकी लाइबिलिटी इस मंथ की 0 है, आपने गलत कैलकुलेशन किया भाई। तो मैं बोला अरे अब क्या करूं, 50 लाख पूरे चले गए। तो बोला अरे क्या चिंता करते हो साहब, अपन इसका रिफंड क्लेम कर लें, रिफंड। तो मैं बड़ा खुश हो गया, आशीष बता क्या चाहिए तुझे, 50 लाख का रिफंड लाके दे रहा है। तो सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका काम हो गया। मैं तो हमेशा प्रैक्टिसिंग सीए हूं, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं भाई क्लाइंट का अच्छा हो, राइट। तो ये रिफंड आपको लाके दे देता हूं। तो बोला चलो लाओ 50 लाख रुपए कैश में लाओ, लाके दो मुझे। तो मैंने बोला साहब मैं इतना भी दयालु नहीं हूं, इतना भी दयालु नहीं हूं। देखो ये जो 50 लाख है इसमें से 30 लाख तो आपने आपके क्रेडिट लेजर से पेमेंट किया ना, तो ये 30 लाख वापस आएंगे, लेकिन वो कहां जाएंगे वापस, आपके क्रेडिट लेजर में ही जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना गवर्नमेंट अपनी जेब से 30 लाख रुपए निकाल के देगा। अरे भाई वो 30 लाख रुपए आपके क्रेडिट लेजर में जमा होंगे, और जो 20 लाख रुपए आपने कैश लेजर से पेमेंट किया उसका आपको कैश में रिफंड मिलेगा, मतलब बैंक के थ्रू रिफंड मिलेगा। लेकिन ये 30 लाख जो है वो तो रिफंड आपको आपके क्रेडिट लेजर, क्योंकि वहां से ही पेमेंट किया तो क्रेडिट लेजर में ही आपके ऐड हो जाएगा। अरे समझ में आया? तो बस उतनी सी बात वहां पे बोलिए। देखो इफ द रिफंड वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन, देखो वहां पे दिया है वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम द रिफंड ऑफ एनी अमाउंट पेड एज टैक्स रॉन्गली पेड किया था अपन ने, या फिर पेड इन एक्सेस फॉर विच द डेबिट हैज बीन मेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जब आपने पेमेंट किया तब आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट किया है ना, पेमेंट जब किया तब, देन द सेड अमाउंट इफ फाउंड एडमिसिबल, मतलब वो रिफंड एडमिसिबल है, शॉल बी रिक्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। वो क्या हो जाएगा, रिक्रेडिट हो जाएगा, मतलब वापस से क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, राइट। तो देखो उसका एक एग्जांपल दिया मैंने। मिस्टर रियान एस्टिमेटेड हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर मंथ ऑफ रुपीज 14 लाख, 14 लाख की लायबिलिटी थी। ही पेड 10 lakhs by using electronic credit ledger and balance 4 lakh by using cash ledger। तो बताओ कहां जाएगा, 10 लाख कहां जाएगा? बस समझ गया गाइस, 10 लाख। देखो later on he found that the accountant wrongly ascertained the liability, in fact he has no liability to pay the tax for that particular month। now has applied for the refund claim, और वो 14 लाख का रिफंड क्लेम कैसा पे होगा? देखो here 86(4) says that if the amount is wrongly paid or excess paid through the electronic credit ledger, the same is recredited to the electronic credit ledger। तो देखो 4 lakhs जो है ये कैश में रिफंड मिलेगा, बट 10 lakhs जो है वो रिक्रेडिट हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सिंपल, ओके। देन नेक्स्ट बहुत सिंपल, टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। छोटा सा अमेंडमेंट है गाइस। देखो क्या बोला है, कुछ भी खास नहीं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जो ईसीओ के थ्रू बिजनेस कर, है ना, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके थ्रू, तो आपको मंथली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, राइट। याद है आपको, इलेक्ट्रॉनिक जो भी आप टीसीएस कलेक्ट करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या कलेक्ट करना पड़ता है? टीसीएस। आपने देखा हो, सब पढ़ के आए अपन, एक बार आप देख लो। और वो मंथली स्टेटमेंट भरना पड़ता है और एनुअल रिटर्न भी भरना पड़ता है, एनुअल स्टेटमेंट और मंथली स्टेटमेंट। बस सिंपली बोला है कि कमिश्नर के पास पावर दिए कि वो एनुअल मंथली स्टेटमेंट की डेट को एक्सटेंड कर सकते। तो डेट ओरिजिनल है 10th डे ऑफ एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब 10 तारीख, जैसा जुलाई महीना है तो अगस्त के 10th तक आपको मंथली इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट फाइल करना है, राइट। तो उसकी डेट 10th से बढ़ा के 20 करना, 25 करना, वो कर सकता है। कौन करेगा? कमिश्नर। तो देखो, प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर में फॉर द रीजन रिकॉर्डेड in writing by notification extends the time limit of furnishing the statement, provided further that the extension of time limit notified by the commissioner of state, अगर स्टेट गवर्नमेंट के कमिश्नर ने किया तो सेंट्रल को अप्लीकेबल रहेगा, सेंट्रल के कमिश्नर ने किया तो स्टेट को अप्लीकेबल। सिंपल एज दैट, राइट। बस वो डेट एक्सटेंशन का जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके। और सेम फॉर एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की जो 31 दिसंबर डेट होती है, 31 दिसंबर ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एनुअल रिटर्न भरने की, उसकी डेट भी कमिश्नर एक्सटेंड कर सकते, राइट गाइस। अभी आप गो थ्रू करो ये सब अमेंडमेंट्स को। आई एम श्योर आप पक्का समझ गए होंगे कि अमेंडमेंट्स कठिन नहीं है, और खासकर आप जब मेरे साथ हो तो पक्का नहीं, राइट गाइस। तो ऐसे ही नोटिफिकेशंस, मतलब मैं यूट्यूब पे भी मेरे डालते रहता हूं, है ना, तो आप सब्सक्राइब अगर करेंगे तो आपको ये सब चीजें मिलते जाए, ओके।